हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का क्लास 11 करने जा रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक है भाषा बोधगम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन। दोस्तों, इसके पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जाके वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और ऑल टेट, लगभग सभी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है पेडागॉजी का। और मैथ पेडागॉजी कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप मैथ पेडागॉजी देखना हो तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। फर्स्ट है बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। सेकंड है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। और थर्ड है हर महीने परीक्षाएं लेना। और फोर्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या है सतत का मतलब क्या होता है। मूल्यांकन का तो समझ रहे हैं, निहितार्थ मतलब समाहित, ये भी समझ रहे हैं। सतत का क्या मतलब होता है हम आपको बता दे रहे हैं। सतत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि छात्रों के विकास की पहचान मतलब पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना। क्या है उसके छात्रों के विकास के पहचान और पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना, ये क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, केवल वही पूछ लेता है कि छात्रों के विकास की पहचान और पहलुओं पे मूल्यांकन पर जोर देना, ठीक है। और ऑप्शन में अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। छात्रों के विकास की पहचान और पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है भय को समाप्त करना, तो ये गलत होगा। परीक्षाएं प्रतिदिन लेना संभव नहीं, ये गलत है। हर महीने परीक्षा लेना, ये भी गलत है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अवलोकन करना ही सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, फर्स्ट है सुलेख, सेकंड है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, और थर्ड है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, और फोर्थ है श्रुत लेखन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सुलेख नहीं होगा। दोस्तों आप पीछे का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, सुलेख के बारे में डिटेल बताया गया है। फिर विविध अर्थ वाले प्रश्न, ये भी नहीं होगा, और श्रुत लेखन ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति की लेखा जोखा रखना, यहाँ पे ब्लैंक जगह है, से संभव है। किससे संभव है लेखा जोखा रखना? पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षाओं से, मौखिक परीक्षाओं से। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए इसका यह संभव है पोर्टफोलियो से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पोर्टफोलियो क्या होता है? देखिए पोर्टफोलियो यह एक बस्ता या फाइल है, ठीक है। वो बालक का हो, व्यक्ति का हो या विद्यार्थी का हो, जिसके विशेष क्षेत्र की जानकारियाँ, जो विशेष क्षेत्र से जो भी उपलब्धियाँ हैं उससे संबंधित जितनी जानकारियाँ उसमें निहित होती हैं, ठीक है, लिखा जाता है या इंक्लूड होता है, वही पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र की जानकारियाँ, किसी बालक या व्यक्ति या विद्यार्थी का विशेष क्षेत्र की जानकारियाँ उसमें इंक्लूड हो, वही पोर्टफोलियो कहलाता है। दोबारा हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों की भाषा के आकलन सर्वाधिक प्रभावी तरीका होता है। क्या है? प्रश्नों के उत्तर पूछना, सेकंड है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देना, और थर्ड है श्रुत लेखन, और फोर्थ है लिखित परीक्षा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देना। प्रश्नों का उत्तर पूछना नहीं होगा, श्रुत लेखन और लिखित परीक्षा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है भाषा कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? फर्स्ट है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करें, सेकंड है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, और थर्ड है बच्चे सवाल के बंधे बंधाए जवाब दें, और फोर्थ है संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव हमको सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव आंसर हमेशा सही होता है। यहाँ पे क्या है, बच्चे अपनी मातृभाषा में बिल्कुल प्रयोग न करें, ऐसा संभव नहीं है।
छोटे बच्चे हैं तो मातृभाषा का यूज़ तो करेंगे ही। उसके बाद क्या है, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, पॉजिटिव थिंक है। अब बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें, ऐसा नहीं है, शिक्षक ऐसा नहीं चाहता है, ऐसा अपेक्षा नहीं करता है। और संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दें, ये भी नहीं चाहता है। उसको हिंदी से ही नहीं आ पाएगा तो संस्कृत कहाँ से बताएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, सेकंड है श्रुत लेखन, और थर्ड है सुलेख, और फोर्थ है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्या है यहाँ पे भाषा आकलन करना है। यहाँ पे क्या करना है, भाषा आकलन, और इसमें कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुत लेखन गलत है, सुलेख गलत है, और भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है एक ही भाषा पे संरचना हो, मतलब आधारित प्रश्न होते हैं, और यहाँ पे है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? फर्स्ट है बहुविकल्पी, सेकंड है लघुतरात्मक, और थर्ड है निबंधात्मक, और फोर्थ है सारांश प्रस्तुत करना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा नहीं है। बच्चों के भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहुविकल्पी। दोस्तों इसमें अभिव्यक्ति का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, मतलब बोलना होगा या पढ़ना होगा। अभिव्यक्ति का मतलब बोलना या लिखना, सॉरी हम पढ़ना बोल दिए थे, या लिखना, बोलना या लिखना होता है अभिव्यक्ति का मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे गलत होगा, मतलब यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव टेक्स्ट है, तो बहुविकल्पी के लिए। क्योंकि लघुतरात्मक प्रश्न इसमें भी आप अपने मन से मतलब लिखते हैं आंसर, निबंध में भी अपने मन से लिखते हैं, और सारांश प्रस्तुत करना ये भी अभिव्यक्त कर रहे हैं, तीनों अभिव्यक्तात्मक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पे। बहुविकल्पी में अभिव्यक्तात्मक आकलन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लिखित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से। फर्स्ट है बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन करना, सेकंड है प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, और थर्ड है प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने किया जाता है, और फोर्थ है बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन करना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, थर्ड है पढ़े गए नाटक का मंचन, और फोर्थ है पात्रों का चरित्र चित्रण करना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाटक में लिखित परीक्षा का कोई मतलब है नहीं है, मुख्य संवादों का सुंदर रूप से लिखना ये भी नहीं है, पात्रों का चरित्र चित्रण करना ये भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा पढ़े गए नाटक का मंचन करना। पॉजिटिव आंसर सोचना है हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है।
फिर वही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। सेकंड है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। थर्ड है बच्चों की त्रुटियों का पहचान करना। और फोर्थ है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, न पात्र बनाकर समझने के मात्र करवाना। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चौथा है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करवाना। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। क्या है मूल्यांकन का उद्देश्य? सतत व्यापक और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर, किसको समझकर? बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? फर्स्ट है यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। सेकंड है यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों को विभाजित करने में विश्वास रखता है। थर्ड है सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीकों के बारे में जानकारी देता है। और फोर्थ है यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी भाषा सतत व्यापक मूल्यांकन, इसका संदर्भ होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? फर्स्ट है व्याकरणिक नियम। सेकंड है सीखने की क्षमता का आकलन। थर्ड है काव्य सौंदर्य। और फोर्थ है निबंध लिखने की योग्यता। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो व्याकरणिक नियम का नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करने के लिए व्याकरण का कोई विशेष रोल नहीं है। काव्य सौंदर्य इसका भी नहीं, सेम व्याकरण एक पार्ट है तो एक पार्ट काव्य सौंदर्य। निबंध सेम वही है। इसमें क्या है, हिंदी भाषा सीखना है हमें, जो भी क्वेश्चन चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, सीखने की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा सीखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, इसका महत्व देंगे। किसका? सीखने की क्षमता का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। सेकंड है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। थर्ड है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। और फोर्थ है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। भरपूर टाइम आपको दे दिए हैं आप लोगों को। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। ठीक है, बच्चों के भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उचित तरीका है। क्या है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है,
हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको सतत का बताया भी है और व्यापक का भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी, सेकंड है परियोजना कार्य, और थर्ड है शुद्ध उच्चारण, और फोर्थ है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ता है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। किस संदर्भ में? हर संदर्भ में, ठीक है। भाषा प्रयोग की कुशलता, ठीक है, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी हिंदी, कभी कुछ, कभी मिक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी संदर्भ हो उसमें भाषा प्रयोग की जो भी कुशलता हो, उचित वर्ड का सिलेक्शन हो, उचित शब्द चयन सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे शब्द चयन की बात हो रही है, जो ठीक है, जो भी आप शब्द का चयन करेंगे उचित शब्द का चयन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं? फर्स्ट है पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, सेकंड है कल्पना परक प्रश्न, थर्ड है चिंतन परक प्रश्न, और फोर्थ है अनुमान परक प्रश्न। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं। तो अधिक सहायक किस में नहीं होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर 4 अनुमान परक प्रश्न। अनुमान परक प्रश्न जो होंगे ये अधिक सहायक नहीं होंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, कहीं मतलब हम ये जानते हैं गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए ये प्रश्न, ये रूल सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का ये 15 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।